का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। प्रधानमंत्री की जनसभा में दरभंगा से 10,000 से अधिक जीविका दीदियां हुई शामिल। दरभंगा मधुबनी के बिदेश्वर स्थान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में दरभंगा जिले से 10,000 से अधिक जीविका दीदियां पूरे उत्साह के साथ शामिल हुईं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में बिहार की जीविका परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा, बिहार में जीविका परियोजना के माध्यम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा और देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह एक मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मखाना को अब सुपर फूड का दर्जा मिल चुका है और इसकी मांग विश्व भर में तेजी से बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम डॉक्टर ऋचा गागी ने जानकारी दी कि दरभंगा की 10,000 से अधिक जीविका दीदियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, सीमावर्ती प्रखंडों यथा मनीगाछी, तारडीह, घनश्यामपुर सदर, केवटी और बेनीपुर से सबसे अधिक जीविका दीदियां इस सभा में आई हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सभी दीदियां बहुत खुश हैं। तारडीह प्रखंड की काली देवी ने कहा, पीएमएफएमई योजना से मखाना विपणन में मुझे नई दिशा मिली। प्रधानमंत्री जी द्वारा मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से आज हमें अपने परिश्रम का वास्तविक मूल्य मिल रहा है। जिला संचार प्रबंधक राजा सागर ने कहा, अब तक जिले की 1,386 से अधिक दीदियां पीएमएफएमई योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना पीएमएफएमई के तहत लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं अब अपने पारंपरिक खाद्य कौशल को व्यावसायिक रूप देकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। तिलोरी, पापड़, मखाना, मसाला, अचार, सत्तू, बेसन जैसे परंपरागत खाद्य उत्पादों को अब महिलाएं बड़े स्तर पर तैयार कर बाजार में बेच रही हैं।
इस योजना की मदद से वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। सप्ताह में 6 दिन चलेगा। इसी ट्रेन के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति रखे हुए हैं। इसमें हमारा स्कॉट पार्टी भी प्रतिनियुक्त है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सभी से यही अपील करते हैं कि इस ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अच्छे से इसका संचालन में सहयोग करें। प्रधानमंत्री कहाँ से झंडा दिखाए? प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर भैरव स्थान के पास उनका कार्यक्रम स्थल था, वहीं से उनके द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है जयनगर से ये ट्रेन। तो इस ट्रेन में सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह? इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में मुझे जानकारी है, ये आपको रेलवे वाले इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। थैंक यू। रेल सेवा प्रदान की जाए। इस कड़ी में हम लोगों ने 3 नई गाड़ियों को बनाया है। एक वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका परिचालन देश में कई स्थानों से किया जा रहा है। अभी तक 136 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है देश में चल रही है। दूसरी ट्रेन जो हम लोगों ने बनाई है वह अमृत भारत एक्सप्रेस है। यह नॉन एसी क्लास की ट्रेन है जो कि लंबी दूरी के लिए बनाई गई है, लेकिन आधुनिक सेवाओं से लैस ट्रेन है। और तीसरी ट्रेन की श्रृंखला में जो बनी है वह है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल जो है वह इंटरसिटी ट्रेवल को सुगम बेहतर बनाने की एक कोशिश का हिस्सा है। यह पूरी तरह से एसी एक्सप्रेस है, यानी कि एसी कोच इसमें लगे हुए हैं। देश की दूसरी वंदे भारत या कहिए नमो भारत, देश की दूसरी नमो भारत रैपिड रेल की आज शुरुआत हुई है। दूसरी नमो भारत रैपिड रेल जो है वह जयनगर से चल करके मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक जाएगी। इसका किराया काफ़ी कम्पिटिटिव रखा गया है। हम लोगों ने 25 किलोमीटर तक के ट्रैवल के लिए जो किराया है एसी क्लास में वह मात्र 30 रुपये रखा है, और पटना से जयनगर के बीच में यदि किराया की बात करें तो वह होगा 340 रुपये। यदि दरभंगा से आप जयनगर जाना चाहते हैं तो किराया करीब 75 रुपये होगा। तो इस किराए पर ये सेवा हम लोग दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही फास्ट सर्विस है। जो रेक है अंदर आप लोग देखे नहीं तो अंदर जो रेक है वह वर्ल्ड क्लास का उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक दरवाज़ा है, इकोनॉमिकली डिज़ाइंड सीटें उसमें प्रोवाइड किया हम लोगों ने, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स लगे हुए हैं, इंडियन टॉयलेट भी है और वेस्टर्न डिज़ाइन के टॉयलेट्स भी है। तो इन सभी सेवाओं के चलते जो ये नमो भारत रैपिड रेल है वह देश की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक हो गया है। हम लोग जिस प्रकार की सेवाएं मेट्रो ट्रेन में देखते हैं वैसी सेवा अब 2 शहरों के बीच में चलने वाली ट्रेन में सुलभ कराई गई है। तो भारतीय रेल की कोशिश है और इस प्रकार के बहुत सारे ट्रेन सेट और बन रहे हैं। कितने बजे प्रारंभ होगा? भारतीय रेल की जो कोशिश है वह यह है कि हम सबको देश की जो विकास की धारा है उसमें जोड़ें और देशवासियों को अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं प्रदान करें। ट्रेन के टाइमिंग क्या होंगे, यहाँ पटना से भी और जयनगर से भी? जी, ये ट्रेन जो है इसकी टाइमिंग जो है प्रकाशित कर दी गई है और अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन की जो टाइमिंग है वह अलग रहेगी और निश्चित रूप से जयनगर से कितने बजे खुलेगी ये? उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाम अच्छा, इसका गेट ऑटोमेटिक है, खुलेगा बंद होगा? और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या है इसके अंदर व्यवस्था? ओ अमरजीत भाई, ये कैसा लगा इस पर चढ़ने? सब ऑटोमेटिक काम करता है। अपना परिचय दे दिए। आप इस ट्रेन में साथ में जा रहे हैं? लेके आते हैं जाते साथ। कितने बजे यहाँ से खुलने का है जयनगर से और यहाँ पटना पहुँचने का? 7 बजे पटना, 7:10 से पटना। फिर घर से लौटने का कितने बजे है? 7 बजे सुबह, शाम में 7 बजे खुलेगी। यहाँ कितने बजे? यहाँ कितने पहुँचेगी? 5
5 घंटे के चले थे। आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को दरभंगा के छात्रों एवं नौजवानों की द्वारा जम्मू कश्मीर के पालमगांव में हुए कायराना आतंकी हमला के विरुद्ध कैंडल मार्च एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा में मृतकों की आत्मा की शांति हेतु एवं मृतकों के जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई एवं मौन रखा गया। इस सभा को संबोधित करते हुए छात्र युवा नेता दीपक झा ने बताया कि इस तरह का कायराना हमला से संपूर्ण देश में आक्रोश व्याप्त है और किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद से समझौता नहीं किया जाएगा। समाजसेवी प्रियंका झा ने संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण देश बदले की भावना से जल रहा है और आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। युवा नेता सोनू तिवारी ने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट बनाया जाना बेहद जघन्य अपराध है और सरकार को चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों पर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करें। निरुपम सिंह ने बताया कि पाकिस्तान आतंकियों की सरजमी है और संपूर्ण विश्व समुदाय को पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। छात्र नेता कुणाल पांडे ने कहा कि सिंधु समझौते को रद्द करना भारत सरकार की अच्छी पहल है और सेना तुरंत पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। देश का बच्चा बच्चा भारत की सेना के साथ खड़ा है और मृतकों के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त कर रहा है। उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर से श्याम मंदिर होते हुए भोगेंद्र झा चौक तक आयोजित कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में छात्र नौजवान आतंकी विरोधी नारा लगाते हुए भोगेंद्र झा चौक पहुंचे और वहां पहुंचकर मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में छात्र नेता शरद सिंह, मणिकांत यादव, समीर दयाल, संजय कुमार, सुमन गंधर्व झा, महानंदा झा, अमन मिश्रा, नीलेश श्रीवास्तव, चंदन कुमार, गिरीश झा, रोशन झा, सारंग राजपूत, साईनाथ, मनोज कुमार, सोनाली सिंह, विवेक कुमार, प्रभात कुमार, शोभित कुमार, विकास मिश्रा, शंकर कुमार, सोनू कुमार, अंकित कुमार, करण कुमार, अमित कुमार झा, विमल कुमार यादव, आनंद कुमार, नीतीश कुमार, दिलखुश यादव सहित दर्जनों छात्र नौजवान उपस्थित थे। कश्मीर में आतंकवादी के द्वारा हमला किया जाता है और जाति पूछ के हमला किया जाता है, क्या मकसद है उन लोग का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया है ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय है। जिसका 6 दिन पहले ही शादी हुआ था, उसकी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा हुआ। अभी वो बस वहाँ गई थी सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। उसे ये भी नहीं पता था कि पल भर की खुशी हमारी गम में बदल जाएगी। जो भी इस तरह का ये हमला किया है वो सच में कायरता का पहचान दिया है। और उसकी ऐसे लोगों की ना तो कोई धर्म होती है, ना कोई मज़हब होता है और ना कोई जात होती है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे मीडिया बंधु को भी कि आप हर पहलू को भी दिखाया कीजिए। कभी कभार क्या होता है ना कि हम एक तरफा चीज़ों को दिखा करके और लोगों में भी उन्वान मतलब किसी तरह का भेदभाव फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको भी बचाने। एक ये भी दिखाना पड़ेगा कि कश्मीर की पहलगांव के जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को पनाह दिया है, होटल में रखा है। जो घोड़े वाले थे, जो गाड़ी वाले थे, उन्होंने पैसा तक नहीं लिया। ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस तरह का काम किया, पहले ही बोल दिया कि उसकी कोई धर्म नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होती है। ये आतंकवाद है और इसे खात्मा करना ही हमारा मकसद है। मौत के बदले मौत चाहिए, लेकिन हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठ रही है कि जब इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है देश के हर सीमा पे। हम खुद 2024 में पहलगांव गए हुए हैं, हमें पता है कि हर मीटर पे इंडियन आर्मी आपको मिलेंगे वहाँ पे सुरक्षा में। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोगों की जान चली गई, इंडियन आर्मी थे कहाँ सो रहे थे? ये जांच का विषय है, ये भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, ये हमला कहीं ना कहीं उन लोगों पे नहीं, भारत के हर लोगों के सीने पे गोली लगी है और हम लोग शर्मिंदा हैं। और इसकी बदला बस एक ही है, मौत के बदला मौत। प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। क्या कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज कश्मीर के पहलगांव में जो घटना हुई बीते दिनों, जिसमें मासूमों को आतंकियों के द्वारा गोलियों से भून दिया गया, जिसको लेकर के आज हम लोग दरभंगा के शहर जमी से मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण, केंद्रीय पुस्तकालय से भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च और प्रार्थना सभा निकाले हैं। इस सभा के माध्यम से
वहाँ सभी मृतकों के प्रति हम गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उस अमानवीय विभत्स घटना में जितने भी घायल लोग हैं सभी को ईश्वर अविलंब जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दे। हम इन कामनाओं के साथ सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए, और ये जो नापाक आतंकियों की बार बार हरकतें होती है, ये जो भारत के साथ कायराना व्यवहार करते हैं, इसको इस बार इस घटना से ऐसा सबक मिले जो इनका साथ पुष्ट भी कभी भारत के खिलाफ कुछ भी साजिश रचने से पहले सैकड़ों बार हजारों बार सोचे। हमारा भारत हिंदुस्तान सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, सबसे सुदृढ़ सांस्कृतिक देश है। हमारे देश में नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है और ये मुट्ठी भर कायर नामर्द दरिंदा आतंकी हमारे अमन प्रिय लोगों को, निहत्थे लोगों को अत्याचार करते हैं, उन पे अपना कायराना हमला करते हैं। इस बार हम भारत के सरकार से भी मांग करते हैं, आतंकियों को ऐसा सबक दीजिए जो दुनिया याद रखे। अन्यथा जब हम नौजवान भारत के युवा जाग जाएंगे तो उनको वैश्विक पटल से दूर भगा देंगे। अपना नाम बताइए। दीपक झा, छात्र युवा नेता। क्या कुछ कहेंगे? ये निश्चित तौर पर यह जो हमला हुआ है काफ़ी कायराना हमला है और ये सिर्फ हमारे पर्यटकों पर हमला नहीं है, यह देश के ऊपर तिरंगों पर हमला है। निश्चित तौर पर पूरा देश इस कायराना हमला के खिलाफ आज खड़ा है। हम लोग वीर शहीद जो उसमें हुए हैं उनको वीर का दर्जा देते हैं और उस परिवार के साथ हैं, हम लोग शोकाकुल परिवार के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हाई लेवल इस पर कमीशन का गठन हो और हाई लेवल जांच हो और इस कायराना हमला में जो लोग भी, जो देश भी संलिप्त है उस पर अविलंब कार्रवाई करे और साथ में इसमें जो भी दोषी है उस पर भी अविलंब कार्रवाई हो। हम लोग इस मांग कैंडल मार्च के द्वारा करते हैं। सरकार तो एक्शन भी उठा चुकी है। देखिए, सरकार का एक्शन, हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर शांति बहाल हो। कश्मीर को यूटी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी। हम लोग को उम्मीद है कि कश्मीर के अंदर ऐसा अब आतंकी हमला नहीं होगा। सरकार भी पीठ थपथपा रही है, सरकार भी कह रही है कि हमने आतंकवाद का कमर तोड़ दिया, लेकिन ये आतंकवादी हमला हुआ। सरकार ठोस कदम उठाए और ऐसा कदम उठाए जिससे आने वाले जो आतंकवादी का नस्ल हो वह भी भारत के ऊपर हमला करने से उसका भी रूह कांपे। हम लोग यह चाहते हैं। हम लोग सरकार से ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ कदम उठा लीजिए। हम चाहते हैं कि मौत जो हुई है, जो हमारे शहीद की हत्या हुई है, उसके बदले सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा फिर आतंकी हमला करने का कोई आतंकी दुस्साहस न करे। शरद कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव AISF बिहार। जाति पूछ करके हत्या की जाती है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जाति पूछ करके जो हत्या की जा रही है, इसमें सीधा सीधी बात यही है कि आतंकवाद और इस्लामवाद ये दोनों एक नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान में कौन हमला कर रहा है? लेकिन जाति पूछ करके मारने का मतलब ये है, या धर्म पूछ करके मारने का मतलब ये है कि यहाँ के जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं वो आक्रोशित हो, वो मुसलमान के साथ लड़े और देश का जो आंतरिक माहौल है वो खराब हो, इसका प्रयास विश्व के स्तर के पटल से। इस हमला का कोई एक केंद्र बिंदु नहीं है, ये विश्व के राजनीति को आपको आने वाले समय में दिखाएगा। इस हमला के केंद्र में विश्व की राजनीति है। ये बाहर से बैठे लोग भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो लोग ISIS जैसे संगठन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, और ऐसा प्रतीत ही हो रहा है और सब दिन ये मालूम चलता है कि ये सारे आतंकवाद पाकिस्तान में ही फल फूल रहे हैं और ये आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। आज क्या किए आप लोग? हम लोग आज मृतकों के लिए शांति सभा का आयोजन किए हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं और ये हमारा ही नहीं, एक जगह से नहीं, देश के
तमाम जगहों से ये आवाज उठ रही है कि इसका बदला ऐसा चाहिए जिसके बाद न भूतो न भविष्य तो कोई भी आदमी या कोई भी संगठन, चाहे वो इस्लामिक हो, गैर इस्लामिक हो, कोई भी संगठन हो, इस तरह के निर्मम हत्या करने से दूर रहे और उनकी सजा इस तरह की होनी चाहिए जो आज तक न कोई देखी हो और न कोई सुनी। अपना परिचय दीजिए। सोनू तिवारी, नेता जनता दल यूनाइटेड। आशा कार्यकर्ता और फैसिलिएटर को 6 माह से भुगतान क्यों नहीं, नीतीश मोदी जवाब दो। सविता कुमारी। हड़ताली आशा के साथ हुए मानदेय के समझौता वार्ता का कैबिनेट क्यों नहीं, नीतीश सरकार जवाब दो। अंजू देवी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ संबद्ध महासंघ गोपगुटेव एक्टू के राज्यव्यापी आह्वान पर प्रधानमंत्री का बिहार के मिथिला आने के अवसर पर आज राज्य के सभी सीएचसी पर सत्याग्रह कार्यक्रम में दरभंगा के बहादुरपुर सीएचसी जिला सचिव सविता कुमारी एवं अनिता देवी फैसिलिएटर के नेतृत्व में और हायाघाट पीएचसी पर जिला अध्यक्ष अंजू देवी व रंजू झा के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया। आज के प्रदर्शन में आशाओं में केंद्र की मोदी और बिहार के डबल इंजन की नीतीश सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। आशाओं ने सीधे नीतीश और मोदी सरकार को झूठा बताया। आशा व फैसिलिएटर को विगत 6 माह से भुगतान नहीं दिया जा रहा है। 2500 रुपये मानदेय के लिए हुए लिखित समझौता वार्ता को विगत 20 महीने से कई बार आग्रह करने के बावजूद आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट नहीं किया, जो स्पष्ट तौर पर सरकार के आशा व महिला स्कीम कामगारों के खिलाफ मानसिकता है। इस अवसर पर आयोजित सभा को अन्य लोगों के अलावा हायाघाट में विभा कुमारी, अंबिका कुमारी, बिंदु कुमारी, रंजू देवी, पिंटू कुमारी, फोटो कुमारी, कुमकुम कुमारी, बहादुरपुर सीएचसी पर अनिता देवी, रंजना देवी, प्रेमलता देवी, सुनीता देवी, निर्मला देवी, शिव कुमारी, चांदनी कुमारी, चांदनी देवी, चंचला कुमारी, चंद्रेखा देवी, सुमित्रा देवी, रीना कुमारी, रीता देवी, बबीता देवी आदि ने संबोधित किया। आशा कार्यकर्ता संघ महासंघ गोपगुट और एक्टू के नेतृत्व में राज्यव्यापी सत्याग्रह शांतिपूर्वक हो रहा है। हम बता दें कि 6 माह से ये आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर को सरकार वेतन देने में सक्षम नहीं है। पिछले दिनों बिहार सरकार के साथ समझौता हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन नीतीश सरकार कैबिनेट से उसको पास नहीं कर रही है और 1000 पारितोषिक को हटाकर 2500 मानदेय देना था, ये सरकार लागू करने में विफल है। बार बार बिहार में प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्र प्रायोजित आशा कार्यकर्ता की योजना चल रही है। स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ कहे जाने वाली आशा आज भूखे हैं, उसके बच्चे भूखे हैं और ये सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि इसके इंक्रीमेंट में बढ़ावा आए। आज महंगाई कई गुना आगे बढ़ गया, लेकिन आशा को इंक्रीमेंट 2005 का ही दे रहा है। केंद्र सरकार अपने हिस्से की पैसा बिहार को नहीं दे रही है, इसके वजह से 6 माह से इसको वेतन नहीं मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री का बिहार आने का दौर नौटंकी नहीं चलेगा और तमाम आशाओं को समय रहते अगर यह वेतन नहीं देता है तो आने वाले चुनाव में इस सरकार को, भाजपा और जदयू नीतीश सरकार को, दोनों को सबक सिखा करके बिहार के गद्दी से उतारेंगे और एक व्यवस्थित सरकार जो आशा कार्यकर्ताओं को, स्कीम वर्कर्सों के सम्मान वाली सरकार होगी, उसके बनाने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। देवेंद्र कुमार, एक आशा कार्यकर्ता के संघ के संरक्षक। आज आप लोगों का ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सविता कुमारी है। मैं महासंघ गोपगुट की आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे बिहार के पावन धरती मिथिला मधुबनी में उनका आगमन, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि 6 माह से हम लोग का कोई मतलब जो पैसा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो नहीं मिल रहा है। हमारा परिवार कैसे चल रहा है वो हम लोग जानते हैं, कितना कष्ट होता है। 6 माह से हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है और मतलब हम लोग का जो इंसेंटिव बनता है उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, जिसके वजह से मतलब हम लोग का पैसा मिलता है, क्योंकि हम लोग केंद्र से बाहर हैं और हम लोग को पैसा नहीं मिलता। हम लोग के साथ बहुत कठिनाई हो रही है घर चलाने में। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं
कि जो हम लोग के साथ जो ठगने की काम कर रही है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। अगर सरकार हमको नहीं देती है पैसा तो यही अभी आने वाली इलेक्शन में हम सारी आशा उतरेंगे और सरकार के खिलाफ हो सकता है तो हम लोग हड़ताल भी करेंगे, हड़ताल पर भी बैठेंगे। बिहार की तमाम पीएससी में, बिहार के प्रत्येक पीएससी में हर जगह की आशा हड़ताल पर बैठी, मतलब आज के प्रधानमंत्री के आगमन में वहाँ बैठी हुई है अपना आक्रोश लेकर के। देखिए ये बहुत ही निंदनीय काम हो रहा है हम लोग के साथ। अब सहना बहुत ही कठिन हो गया है, अब हम लोग नहीं सहेंगे और इस बात के लिए हम लोग आगे लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं सीएससी बहादुरपुर की आशा करती हूँ। डीएमएसएसपी के समक्ष चल रहा अनशन धरना चौथे दिन भी जारी। अनशनकारी विशेश्वर राम की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री के आगमन में लगे प्रशासन को गरीबों की आंदोलन नहीं दिखता। अभिषेक कुमार। पेयजल संकट को देखते हुए खराब जल नल आपूर्ति को चालू करवाने, चकवा भरवारी पंचायत के बेंता में हुए भीषण अग्निकांड में जले सैकड़ों महादलित परिवारों के घर का मुआवजा अविलंब देने, बेदखल पर्चाधारियों के दखल देहानी दिलाने, भूमिहीनों को जमीन देने में उदासीन बहेड़ी के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने, हयाघाट थाना का कमजोर गरीबों को न्याय देने में आनाकानी व दबंग माफिया के इशारे पर कमजोर को प्रताड़ित करने पर रोक लगाने, सर्पदंश के मामलों में लंबित बेसरा रिपोर्ट को अविलंब मंगवाने, गरीबों के घरों कटे बिजली को जोड़ने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले बहेड़ी प्रखंड कमेटी के बैनर तले समक्ष जारी अनिश्चितकालीन अनशन धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। अनशनकारी विशेश्वर राम की हालत गंभीर हो चुका है, लेकिन दरभंगा जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि मिथिलांचल में आज प्रधानमंत्री का आगमन है और पूरा महकमा उनके आवभगत में लगे हैं। 4 दिन से विशेश्वर राम अनशन पर हैं। कुछ मिनट का समय निकालकर उनके मांगों को सुना जा सकता था, लेकिन प्रशासन को गरीबों के आंदोलन दिखता ही नहीं है। अगर जल्द ही वार्ता नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। विदित हो कि धरना का नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ नेता रामविलास मंडल, संतोष सिंह, अमर राम, किशुन देव मांझी, दिलीप शर्मा, विनय राम, नगीना देवी, अजय राम, मनोज कुमार, शीतल मुखिया आदि ने किया। लगातार यहाँ धरना दिया गया, किस मुद्दे से? देखिए, पिछले 21 तारीख से बहेड़ी प्रखंड के विभिन्न सवालों को लेकर के भाकपा माले के नेतृत्व में डीएमएसपी के समक्ष अनशन और धरना चल रहा है। अनशन पर वृद्ध विशेश्वर राम पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन जिला प्रशासन के जो मांग है, जिन मांगों को लेकर के यहाँ गरीब बैठे हुए हैं, उनको सुनने का फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जनता के सवालों को मतलब बिहार के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के दौरान यहाँ का जो आला अधिकारी हैं, गरीबों को सवाल सुनने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ये सरकार, प्रशासन, ये जो डबल इंजन की सरकार है, को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे देश में ये सवाल गूंज रहा है। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं अनशन पर, वो सवाल क्या है? आज भीषण गर्मी है, लेकिन तमाम जल नल कई जगहों के खराब हैं। लोग बहेड़ी के अंदर में पीएचडी के पास, बीडीओ सीओ के पास जा कर के थक चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब लोग आज अनशन पर बैठे हैं, लेकिन 4 दिनों में पेयजल संकट को दूर करने को लेकर के कोई एक अधिकारी नहीं है जो जवाब दे सके। दूसरा सवाल है कि बेता गांव में इस तरह के इसी साल ये 1.5 महीना हो गया, बेता में महादलित परिवारों के सैकड़ों 112 घर जल गए। लोगों के पूरा जीवन की कमाई खत्म हो गई, लेकिन जिला प्रशासन ने कहिए कि यहाँ का जो अंचल प्रशासन है, थोड़ा बहुत राहत दे करके अपना काम का जिम्मेवारी से ईटीसी कर लिया गया। आज उन गरीबों का घर कैसे बनेगा? केवल पॉलिथीन दे देने से इस भीषण गर्मी में नहीं रहा जा सकता। उनके घर का मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन 1.5 महीने में कोई बात नहीं हो रही है।
अभी बारिश आना है, भीषण गर्मी है, उस स्थिति में उनके घर का कैसे निपटारा होगा, कैसे जीवन चलेगा, इसको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। जबकि नियम है, प्रावधान है गरीबों को आवास देने का। तो इसको लेकर के हमारा डिमांड है उन तमाम गरीबों को जो भी अग्निकांड में जिनका घर जला है, उन तमाम अग्नि पीड़ितों को कहिए कि घर दिया जाए, घर का मुआवजा दिया जाए, ताकि वो कुछ घर बना सके, रह सके। तीसरा सवाल हमारा यहाँ है कि हायाघाट थाना के अंदर में गरीबों की जमीन पर दबंग लोग कब्जा कर रहा है, इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो घूस और रिश्वत लेकर के उनका दबंगों के पक्ष में पुलिस कार्रवाई करते हुए घर बनवा रही है और गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे सामने सवाल है। इसके साथ साथ सर्पदंश में सांप से काटने पर लोगों को 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन 5 लाख देने का प्रावधान है आपदा मद से। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पोस्टमार्टम होता है, उसका बेसरा रिपोर्ट रिजर्व रख दिया जाता है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी कोई थाना का जो आयो होता है या थाना का जो भी को भेज करके बेसरा रिपोर्ट मंगाने की ज़रूरत होती है, उस आधार पर सर्पदंश का मुआवजा मिलता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा जिला में दर्जनों मामले हैं, चाहे वो चकवा भरवारी का मामला हो या पूरे हायाघाट थाने का मामला हो या पूरे जिले में दर्जनों मामले हैं जहां सर्पदंश का जो भेसरा रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम का जो भेसरा रिपोर्ट कहाँ लाने का मामला है, मुजफ्फरपुर में लैब में जाता है, वहां से लाया जाता है, वो आज तक नहीं आया। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कहीं 4 साल हो गया, लेकिन बेसरा रिपोर्ट के अभाव में गरीबों को उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे वंचित कर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हम दलित गरीबों को पर्चा दिया गया। हम लोग देख रहे हैं कि पर्चाधारियों को दखल दिहानी की लड़ाई भाकपा माले लड़ रही है, लेकिन वहाँ का अंचलाधिकारी, वहाँ का प्रशासन उन दखल दिहानी को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। आज सवाल ये है कि दर्जनों सैकड़ों आवेदन हम लोगों ने भूमिहीनों का दिया है अंचल में। लोगों ने सर्वे करके बसेरा 2 के तहत जमीन देने का, पर्चा देने का आश्वासन भी किया। आज हमने भोजपुर जिला के अगियाव प्रखंड अंतर्गत गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव गए, जहां वार्ड नंबर 02 में 20 अप्रैल 2025 की रात एक ही परिवार के 3 नौजवान लवकुश यादव, राहुल यादव और अप्पू यादव की अपराधियों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि पंकज कुशवाहा, आर्यन यादव और लव यादव गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका इलाज अभी पटना के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हमने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की और व्यक्तिगत रूप से सभी मृतकों व घायलों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। हमने उनकी बहन की शादी के समय मदद का भरोसा भी दिलाया। ये हत्या नहीं, नरसंहार है। हम सरकार व प्रशासन से इस घटना की स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में स्थानीय थानेदार और डीएसपी की भूमिका भी संदिग्ध है, उनके फोन कॉल की जांच हो। भाजपा नेताओं से अपराधियों की मिलीभगत को भी उजागर किया जाए। इस घटना दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। अपराधियों का कोई जात नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपराधी माना जाए। नरसंहार पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए तथा दोषियों की संपत्ति को तत्काल कुर्क किया जाए। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे इस संघर्ष को हर स्तर पर जारी रखेंगे। हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई और जिनसे उनकी बातचीत भी है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया। साजिश करता हूं, पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं।
सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं। और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे, उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा। तो अभी तक प्रशासन चुप है, जो सरेंडर किया बस उतना ही। कहलगांव में आतंकी हमला में मारे गए पर्यटकों की याद में आयोजित हुआ कैंडल मार्च। कहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने को लेकर आज भाकपा माले इंसाफ मंच के बैनर तले आज कैंडल मार्च निकला गया। मार्च पोलो मैदान से निकलकर लहेरियासराय टावा पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, विनोद सिंह, मोहम्मद जमालुद्दीन, उमेश शाह, देवेंद्र कुमार, रामविलास मंडल, कामेश्वर पासवान, शिवन यादव, संतोष सिंह, नगीना देवी, ऑल इंडिया दुसाद एकता मंच के राष्ट्रीय नेता बीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी, अमर राम, प्रिंस राज सहित दर्जनों लोग शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब आतंकी हमला का घटना घट रहा है। पहलगांव में आतंकी हमला में मारे गए लोगों की उच्च स्तरीय जांच हो तथा इस पूरे घटना की जिम्मेवारी मोदी और शाह को लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आगे वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ पूरे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मिथिलांचल में चुनावी भाषण देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने की मांग की है। पहलगांव में जो पर्यटक गए थे कश्मीर में, उस पर्यटकों का आतंकवादी कार्रवाई में जो मारे गए नागरिक, उसके न्याय की लड़ाई के लिए यह कैंडल मार्च है। आप देखे हैं कि पर्यटक लोग वहाँ 2000 की संख्या में था, लेकिन वहाँ की सरकार केंद्र शासित राज्य है, केंद्र सरकार वहाँ पर्यटकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रखा था। ये मोदी सरकार की चूक है और इस चूक की जिम्मेवारी लेते हुए उस गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो वो वही आरएसएस भाजपा के लोग हैं जो यूपी में गेहूं काटने के सवाल पर वहाँ के दलितों को जाति पूछ करके मारते पीटते हुए जिंदा जलाया था, वही लोग आज देश में नफरत फैला रहा है, नफरत की आग फैलाना चाहता है। हम देश के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति को ध्वस्त करिए, आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होइए और नफरत फैलाने वाली राजनीति को भी ध्वस्त करना दोनों जवाबदेही है। और आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार, खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज भाकपा माले और इंसाफ मंच का कैंडल मार्च है। जो कश्मीर की घटनाएं हुई है, घटना पर नफरत की जो राजनीति हो रही है, हम उसका निंदा करते हैं। और जब ये मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि मरने वाले के प्रति हम 3 दिन का शोक मनाएंगे, लेकिन मोदी बेशरम बेहया आज चुनावी सभा कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि इसको किसी धर्म से जोड़ करके ये आतंकवादी कार्रवाई को जोड़ा नहीं जाए, ये हमारी अपील है। क्योंकि जिस धर्म से जोड़ करके लोगों को बताया जा रहा है, ये आरएसएस भाजपा के लोग जो जिस धर्म से जोड़ के बता रहे हैं, जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता है और हत्या कर ही नहीं सकता है जो सही में मुसलमान होगा। इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके आवाम से अपील कर रहे हैं कि नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं उसका विरोध करें, और साथ में जिन लोगों के परिवार के लोग मरे हैं उस परिवार के न्याय के लिए हम लंबा सफर संघर्ष करेंगे। उनके सवालों को लेकर के हम लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो अभी जो आतंकवाद कार्रवाई हुई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पिछले दिन भी हमारे जवान शहीद हुए थे उसी इलाका में, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि इतने बड़े पर्यटन के लोग वहाँ जुट रहे हैं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप बताइए, जो सरकार सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया
वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। और वो लंबा चौड़ा इसी मिथिलांचल में आकर के भाषण दे रहे हैं, इतने लोग मारे गए हैं, उसके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करने के लिए वो गए, लेकिन वो चुनावी सभा करने के लिए आए हैं। इसलिए हम भाकपा माले और इंसाफ पंथ के लोग पूरे बिहार में जो मृतक है उसको न्याय मिले, उस सवाल पर हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोग नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ पंथ के राज्यपाल। जन सुराज प्रवक्ता विवेक कुमार ने मधुबनी में प्रधानमंत्री के भाषण पर कसा तंज, कहा मोदी का भाषण काल्पनिक फिल्म जैसा ही, उन्हें 11 साल में एनडीए सरकार ने बिहार के लिए क्या किया, इसकी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने लाडले मुख्यमंत्री की पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। अरविंद सिंह, कोषाध्यक्ष, पटना। जन सुराज कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य गजेंद्र मांझी, प्रवक्ता सदफ इकबाल और विवेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर आज बिहार दौरे पर सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। प्रवक्ता विवेक कुमार ने मधुबनी में प्रधानमंत्री के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी का भाषण एक काल्पनिक फिल्म की तरह था जिसमें बिहार के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। मोदी जी विकसित बिहार की बात करते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद बिहार में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसलिए अब मोदी जी को सबसे पहले जनता के सामने 11 सालों में बिहार के लिए क्या किया इसकी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, न कि कोई नई काल्पनिक घोषणाएं करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कितने किसानों की आय दोगुनी हुई, हर घर नल मिशन के तहत कितने परिवारों के घरों में नल से जल पहुंचा है। इसलिए जन सुराज का मानना है कि मोदी जी का भाषण केवल एक काल्पनिक फिल्म की तरह था। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम का बिहार में स्वागत है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि पटना जो स्मार्ट सिटी बननी थी वो कितनी स्मार्ट बनी है। बरसात के मौसम में पटना के हर गली मोहल्ले में जल जमाव हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग दोहराते हुए कहा कि पटना विश्वविद्यालय को आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है कि उनसे जवाबदेही तय करना, और वो जवाबदेही तय करना हम जैसे लोगों का काम है और मीडिया का भी काम है। मोदी जी के आज स्पीच को आप लोगों ने देखा होगा, तभी थोड़ा लेट आए हैं और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। उस स्पीच के बीच में एक फिल्म दिखाया गया। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं तो हम लोग बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। उस लघु फिल्म को देखने के बाद हम जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो समझ बनी है कि कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसमें कई बातें काल्पनिक लगी। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए तो लिख दिया जाता है पहले से ही कि इस फिल्म के इस सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं और इसकी बातें भी काल्पनिक है। वो बातें काल्पनिक कैसे मुझे लगी वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा उस स्पीच में, जो शॉर्ट फिल्म दिखाया गया है उनके मधुबनी विजिट पर, उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब विकसित बिहार ही विकसित भारत का रास्ता आपको दिखा रहा है। तो अब मोदी जी से हम लोग का सवाल है, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय हैं, कि ये कैसा विकसित बिहार है जो 40 साल से, जिसमें 20 साल एनडीए की सरकार रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में सबसे ऊपर है। मतलब 52% लोग, हर दूसरा बिहारी के पास ना अच्छे खाने की व्यवस्था है, ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये जनसुराज या प्रशांत जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट है। ये कैसा राज्य है, ये कैसा विकसित राज्य है जिससे भारत विकसित होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे, उनके बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। हम लोग को भी अच्छा लगा उनके बच्चों का प्रेम देखकर। बिहार में हर दूसरा बच्चा स्टंटेड है, कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये कैसा विकसित बिहार है, ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लिए ये सरकार आज नहीं आई है, पिछले 10 साल से केंद्र में है और पिछले 20 साल से एनडीए सरकार यहाँ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस मनाने आए हैं, बहुत स्वागत योग्य काम है। पीआरडी का डेटा है
कि 2007-8 से 2020-21 जितना बिहार में खर्च किया गया, मात्र उसका 42% ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किया है। मतलब लगभग 42,000 करोड़ में 17,000 करोड़ का ही इन्होंने रिपोर्ट जमा किया है। तो माननीय बता रहे हैं कि बिहार के गांव को विकसित करना है, तो अगर गांव का विकसित करना है गांव को, तो ये कैसा गांव विकसित हो रहा है कि जो पंचायती राज का बजट है वही पूरा खर्च नहीं हो रहा है। माननीय 2015 में आरा से उन्होंने कहा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, आप लोग सबको ध्यान होगा, प्रशांत जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 70,000 दे दें कि 80,000 दे दें। कितना हास्यास्पद बात है, लोगों का मजाक उड़ाने की तरह ये बात हुई कि 1 लाख दे दें कि 1.25 लाख दे दें। तो 1.25 लाख उन्होंने फाइनली दिया, तो वो पैसा कहाँ गया? अगर वो इन्होंने सरकारों को दी तो सरकार बताए, उसका ब्यौरा दे, एक्सपेंडिचर बताए कि उन्होंने कहाँ खर्च किया, और नहीं दिया तो भी बताएं। दूसरा उन्होंने कहा था कि 2022 में सभी किसानों का इनकम डबल हो जाएगा, उस पर भी कुछ बात वो बताते। हम लोगों ने पूरा स्पीच सुना, किसानों के इनकम पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि सबको घर मिल रहे हैं। तो अगर आप आगे का सिलेबस बता रहे हैं तो जो पिछला पढ़ कर आए हैं उसका भी तो रिपोर्ट कार्ड दें। जो उन्होंने कहा था कि सबको पक्का घर और हर घर जल मिल जाएगा 2022 तक, उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों उन्होंने नहीं दिया जब वो आए? तो फिर जैसा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वरीय जिला समादेष्टा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरभंगा बिहार गिरी रक्षा वाहिनी में जवानों की बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 125 के तहत सभी उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा दिनांक 30/4/25 से दिनांक 195/25 तक निर्धारित की गई है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मैंने बोला कि RFID से एक हो रहा है, दूसरा चीज़ है CC कैमरे भी लगे हुए हैं, वीडियोग्राफी भी होंगे और फोटोग्राफी भी होंगे। सर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार टेम्परेचर, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है। हम लोग जो ज़मीन है जो गर्म होंगे उस पर पानी का भी छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा दौड़ में जो भाग लेंगे अभ्यर्थी, उनके लिए ट्रैक पर चांदनी दिया गया है, जिससे कि वो उनको धूप कम लगे। कितने फीट ऊंचा चांदनी लगाएगी? लगभग 14 फीट, 12 से 14 फीट होंगे। पीके ने पहलगाम आतंकी हमले पर भाजपा को घेरा, बोले अगर भाजपा आतंकी हमले को धर्म से जोड़कर समाज में नफरत फैलाना चाहती है तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पीके ने साधा निशाना, बोले मोदी जी को देश के सबसे गरीब राज्य में जनता के पैसे से अपना प्रचार नहीं करना चाहिए। 1,25,000 करोड़ की योजना का भी जवाब दे पीएम। बांका जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर बांका पहुंचे। बांका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आतंकी घटना को धर्म से जोड़कर समाज में विद्वेष पैदा करना चाहती है। भाजपा की नफरत की राजनीति हो या फिर दूसरे दलों की तुष्टीकरण की राजनीति, दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं और इसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की घटनाएं गलत हैं और आतंकी हमले की घटना पर देश को एकजुट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के आज के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वो गरीब और पिछड़े राज्य बिहार की जनता के पैसे से प्रचार करना बंद करें। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज पदाधिकारियों को मधुबनी में प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को सरकारी खर्चे पर ले जाने का आदेश दिया गया है और अगर भाजपा को प्रचार करना है तो वो अपने पास मौजूद करोड़ों रुपए से करे, वो गरीब जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रही है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री से सवाल किया कि मोदी जी ने 2015 में आरा की रैली में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उनकी घोषणा को 10 साल हो गए हैं। मोदी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने राशि भेजी या नहीं, और अगर उन्होंने राशि भेजी तो उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में उनकी और जदयू की सरकार ने उस राशि को लूट लिया। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला, बोले 20 साल के शासन में सिर्फ 2,34,000 दलित परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला,
50 लाख परिवारों को देने का था वादा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सरकार ने 2006 में घोषणा की थी कि 50 लाख भूमिहीन दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद भी मात्र 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन दी गई है। इसलिए जीविका दीदी, विकास मित्र, टोला सेवक चाहे जितना भी जदयू का प्रचार कर लें, जनता नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाली है। मोदी जी का बिहार दौरा है तो ये कहेंगे कि मोदी जी विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा हो न हो। मोदी जी से आग्रह ये करेंगे कि कम से कम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में लोगों के पैसा से प्रचार करना बंद कीजिए। आज मोदी जी आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मधुबनी ले जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है, अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मोदी जी आ रहे हैं तो आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल होगा कि मोदी जी 2015 में आरा की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के लिए वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो 2015 से अभी हम लोग 2025 में 10 वर्ष हो गया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ राज्य में मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा जिसको यहाँ पर जदयू और भाजपा की सरकार ने लूट लिया। क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को कहीं 1,25,000 करोड़ की योजना दिख नहीं रही है, उस पैकेज का असर नहीं दिख रहा है। तो भाई दो ही संभावना है, या तो मोदी जी को हमको पैसा दिए नहीं, या फिर उन्होंने पैसा दिया और उनके साथी दलों के नेताओं ने, जिसको लोग डबल इंजन कहते हैं, जदयू भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने उस पैसे को लूट लिया। तीसरी तो कोई संभावना हो नहीं सकती है। तो कोई आगे की बात करे, आगे घोषणा करे, इससे पहले मोदी जी को इस बात को भाजपा के उनके साथियों को ये स्पष्ट करना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी तो आपसे मिलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम जदयू और भाजपा के जो नेता मिले उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि सर वो 1,25,000 करोड़ आया नहीं कि आया और उसको आप लोगों ने सब मिलकर अधिकारियों के साथ लूट लिया, हुआ क्या, ये तो बताओ। माननीय प्रधानमंत्री की जनसभा में डॉक्टर शुक्ला ने बचाई बुजुर्ग व्यक्ति की जान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश्वर स्थान मधुबनी में आयोजित जनसभा के दौरान डॉक्टर शुक्ला ने समय को देखते हुए वीवीआईपी पास होने के बावजूद मेडिकल कैंप पास ही बैठे थे ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में किन्हीं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। लेकिन अचानक मोदी जी के भाषण के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश हो गए, जिसकी सूचना कैंप में आकर कुछ लोगों ने दिया। सूचना मिलते ही डॉक्टर शुक्ला मरीज के पास गए और वहीं मरीज को देखना शुरू कर दिए। देखने पर मरीज की हृदय एवं श्वास की गति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें सीपीआर देकर कैंप में लाया गया। सीपीआर देने पर मरीज के हृदय गति थोड़ी बेहतर हुई और मरीज थोड़े होश में आए। तत्पश्चात मरीज को एम्बुलेंस बुलवाकर अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर के लिए ऑक्सीजन एवं दवाई के साथ भेज दिया गया। इस क्रम में कैंप में उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार, एएनएम ऋचा कुमारी एवं श्वेता कुमारी ने अपना अहम योगदान दिया। वहां पर मौजूद लोग एवं मरीज के परिजन ने डॉक्टर शुक्ला को धन्यवाद कहा। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि मैं यहां इसलिए बैठा हूं ताकि मोदी जी के जन संबोधन के दौरान उनका भाषण हर एक व्यक्ति सुन सके। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में परेशानी खासकर न आए। खाली करिए, जगह खाली करो ना यार, जगह